सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल हों। हम चैप्टर रीड कर रहे थे चौज पंचम की नाक। हमने यहाँ तक रीड कर लिया। आगे पढ़ेंगे। हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। हुकामों क्या होता है? शासक वर्ग होता है, जो अधिकारी वर्ग होता है। अधिकारी वर्ग के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बुलाई गई और जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। अर्थात क्या विद्यार्थियों, जो शासक वर्ग था उनके ऊपर यह काम सौंप दिया गया कि ये काम आप लोगों को ही करना, जैसे मर्जी हो ये करना आप लोगों को ही है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक से पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। अब उन्हें एक दिलासा मिली कि हाँ कुछ तो होगा, पत्थर खोज कर आएगा और उसके बाद नाक लग जाएगी। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। जो भी बात होती थी जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर, हर रोज़ उसके तथ्य, उनके विचार, उनके जो भी उनकी मीटिंग्स होती थी, वो सब क्या होता था, अखबारों में छप जाता था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन के बाद वह निराश होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। क्या है? उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला इस पत्थर की खोज के लिए, लेकिन वो पत्थर उन्हें नहीं मिला। अंत में क्या लगा कि ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन सब हिंदुस्तान में, बाल डांस तक मिल जाता है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? उन्होंने क्या कहा सभापति ने कि है ना, आपकी अकल पर लानत है कि विदेशों की विदेशी चीज़ें हम सारी अपना चुके हैं। दिल भी, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस, छोटे छोटे बच्चे भी डांसर मिल सकते हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा। अब देखो वो क्या बात कहना चाहता है, लेकिन इस शर्त पर भी कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। उसने क्या बोला कि ये बात अखबार वालों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वो बात गुप्त रखी गई। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया गया कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो तो कोई आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर लग जाए ठीक बैठे, उसे उतार कर लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदसवासी के बाद खुशी तैरने लगी। एक बार तो सब आपस में हैरान हुए, सोचने लगे, लेकिन क्या हुआ बाद में उनको भी लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसची, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी, गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा
राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप खोज की, बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, मिसमिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, लेकिन घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब भी आ पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया हूँ, यह सब मूर्तियां देख आया हूँ, सबकी नाकों का नाप ले लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी ही निकली। सुनकर सब हताश हो गए। दोबारा से फिर क्या हुआ, सभी हताश हो गए, निराश हो गए, झुंझलाने लगे, सबको गुस्सा आने लगा। मूर्तिकार के ने ढांढस बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित। अब देखो भाई, बड़ों की मूर्तियों के साथ तो नाक मैच नहीं हुई। अब क्या है, बच्चों की छोटी छोटी मूर्तियों के पास भी जाते, क्योंकि नाक बहुत छोटी थी, शायद बच्चों की नाक से ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा। पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बतलाइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की नाक को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़े शासक वर्ग तक पहुंची। बड़ी खलबली सी मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक काटने वाली बात हुई, तो इज्जत का सवाल हो गया ना भाई, नाक काटने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा आया। उसने पहली शर्त फिर से दोहराई। क्या कहा कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर से बंद कर दिए गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, क्या किया उसने, फिर कहा कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, कि अखबारों में ये बात नहीं आनी चाहिए। फिर वही बात दोहराई गई। फिर उसने फिर क्या कहा, चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब भाई क्या है, देखो मूर्तियां भी सारी टटोली गई, लेकिन नाक कहीं से भी मैच नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ, उसने क्या सलाह दी कि इतने भारतीय हैं, इन भारतीय लोगों के किसी के साथ तो नाक मैच होगी जॉर्ज पंचम की, उनके साथ उनकी नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ सन्नाटा सा छा गया था। सन्नाटा तो छाना था भाई, किसी की नाक, जिंदा आदमी की नाक काटना आसान बात थोड़ी है। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दिया। अब मूर्तिकार क्या कह रहा है कि ये काम भी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग इस बात की टेंशन मत लीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों की इजाज़त चाहिए। नाक तो मैं अपने आप चुन लूँगा, मुझे पता है कि कितनी बड़ी कितनी छोटी किस तरीके से नाक आनी है। कानाफूसी हुई, मूर्तिकार को इजाज़त दी। फिर क्या हुआ, उसको इजाज़त फिर से दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई। ताज़ा पानी डाला गया ताकि वो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल्के से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। उसने क्या मदद मांगी, अब वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। एक खास दिन तय किया गया कि उस दिन नाक जरूर लग जानी चाहिए, और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सभी अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन
के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी की हवाई अड्डे स्टेशन का स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। क्यों थे भाई ऐसा कुछ? वो इसलिए थे कि अगर बाहर ये सब होता तो उसके बीच में ना काटना, ऐसे ही खबर छप सकती थी। तो ये सब गुप्तगू था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए, बुद्ध के लिए, जॉर्ज पंचम के बुद्ध के लिए, स्टैचू के लिए। पता ना सभी को। तो विद्यार्थियों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आप सबको भी इसको अच्छे से रीड करना है। जैसे आप रीड करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से मिल जाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।